झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का 14वां दिन है। 14वां दिन स्वास्थ्य विभाग पर चर्चा होना था। ऐसे में सदन के अंदर विपक्ष के तमाम विधायक और सत्ता पक्ष के तमाम विधायक स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं की। इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अचानक तबीयत बिगड़ जाने से निजी अस्पताल में भर्ती हैं। विपक्ष के तमाम विधायकों ने कहा कि राज्य के जो सरकार है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के बड़े बड़े वादे करते हैं और राज्य के जब स्वास्थ्य मंत्री का अचानक तबीयत बिगड़ता है तो एक निजी अस्पताल में भर्ती होते हैं। ऐसे में जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर के बड़े बड़े वादे जो किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं वादों में खोखलापन नजर आ रहा। तो जैसे ही सदन की कार्रवाई समाप्त हुई, तमाम विपक्ष के विधायक बाहर निकलते हुए नजर आए। उसके बाद कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के जो विधानसभा के सदन के अंदर जो स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही थी उसे बाहर मीडिया के सामने रखने का काम किया। विपक्ष के तमाम विधायक ने कहा कि जिस तरह से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की बात करते हैं और हकीकत देखा जाए तो उसमें खोखलापन अभी भी नजर आ रहा है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष के तमाम विधायक, चलिए हम आपको सुनाते हैं। तो हमारे दो इंजीनियर साथी हमको मिशन कलकत्ता लेके गए थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हालांकि खर्चा 20,000 ही हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन पर माननीय को यकीन क्यों नहीं है। आप बजट को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकिए, बड़े बड़ी कहानियां किस्से सुनाइए, लेकिन इसकी सार्थकता एक आम जनता के लिए तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, जब माननीय अपना इलाज धनबाद के शहीद निर्मल महतो अस्पताल में करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर छींक भी आती है तो आप हैदराबाद पहुंच जाते हैं, आपको अगर सर भी में खुजली होती है तो आप बेलोर पहुंच जाते हैं। और आम जनमानस, ये सच्चाई भी है, अगर आम व्यक्ति अगर आप गाँव में जाएंगे तो अगर उसकी आयु 50 साल से ज्यादा है तो कुछ कुछ आदमी यहाँ तक कहते हैं कि भाई अगर मरिए जाते तो ठीक होते हैं, जो पैसा खर्चा कर रहे हैं इलाज में इससे बेटी का ब्याह कर लेते हैं या बेटवा को कहीं बिजनेस में सेट कर देते हैं। एक आम व्यक्ति की ये मानसिकता है। यानी आज जो प्राइवेटाइजेशन का जो मनमानी हो रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर इसको नियंत्रण में नहीं लाया जाएगा पत्रकार महोदय, तो आप सबों के बीच में कहना चाहूंगा आज से 20 साल बाद आप देखिएगा कि एक गरीब आदमी दरिद्र हो जाएगा। एक गरीब आदमी उस समय दरिद्र हो जाएगा अगर आज शिक्षा और स्वास्थ्य में जो प्राइवेट की मनमानी है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगता है, इस पर अगर नियंत्रण नहीं लगता है तो 20, 10, 15 सालों में ये सच्चाई हमसे और आपसे नहीं छुपेगी। इसलिए आज स्वास्थ्य का बजट है, राज्य की जनता इसे देख रही है, लेकिन मेरा आज ही स्वास्थ्य माफ कीजिएगा वित्त मंत्री एक प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज, अपनी स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बजट पर, सरकार की कार्यशैली पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। सवाल यह है विधायक जी कि आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कह रहे थे, राज्य सरकार तो स्वास्थ्य बीमा बांट रही है, 15-15 लाख रुपए का जो है ढिंढोरा पीट रही है। देखिए, आप, मैंने वही कहा ना कि वो हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। अभी देखिए बोकारो जिला में चले जाइए, 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। अरे भाई, आपको वोट चाहिए, आप सरकार बनाएंगे सरकारी, और आप सारी सिस्टम को आउटसोर्स के माध्यम से कर दिए। अरे कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को तो बख्श दीजिए, वहां तो आउटसोर्स को छोड़ दीजिए। अब सारी चीजों को आउटसोर्स के हवाले डाल दिया। आउटसोर्स में क्या होता है, सबसे पहला बात तो आप सर्च कर लीजिएगा, एक भी कंपनी इस राज्य की आउटसोर्सिंग जो एजेंसी है इस राज्य की नहीं है। वो सबसे पहले जिनकी नियुक्ति करती है उनसे मोटा पैसा वसूलती है और 3, 4 साल, 5 साल उनके सेवा लेने का कार्य होता है और फिर अचानक उन्हें बैठा दिया जाता है, नई एजेंसी वहां डिप्यूट होती है। तो आउटसोर्स के माध्यम से इस राज्य में गंदा खेल हो रहा है, उस पर भी सरकार को संज्ञान में लेते हुए कम से कम देखिए, उसमें अभी जैसे कि आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, चाहे वो शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, एजेंसियों के माध्यम से वहां कार्य लिया जाता है। जैसे कि आप अगर मान के चले कोई भी पद में या फिर कोई कार्य करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो आपको नहीं करने से भी तो अनुमान 3 लाख 4 लाख रुपया जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो आपसे लेती है। फिर आपको वो नौकरी पे रखती है, आपका पेमेंट 12,000, 15,000, 16,000 भी हो सकता है, और 4-5 सालों बाद वो एजेंसी वहां से चली जाती है, नई एजेंसी आती है और नई एजेंसी नए वर्कर लेकर आती है और फिर वो आंदोलन करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इससे बेहतर अच्छा है कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करें और वहां आउटसोर्सिंग के खेल को समाप्त किया जाए। धन्यवाद। मेरा बहुत ही सरल था, मैंने बस इतना ही कहा कि जो आपका जो समर्थन मूल्य है किसानों के लिए, उस समर्थन मूल्य में सुनने में आया है कि आप किस्तों में उनको पैसा देते हैं और साथ ही साथ पैसा देने में विलंब भी होता है। तो जो विलंब होता है, क्या उसका ब्याज सहित आप देंगे या फिर एक किस्त में आप देंगे? तो मंत्री महोदय सरलता पूर्वक, मेरा एकदम सीधा सवाल था, लेकिन वो जवाब ना देकर माननीय मुख्यमंत्री को खड़ा होना पड़ता है उस सवाल का उत्तर देने के लिए। तो क्या परिस्थितियां हैं, स्थितियां क्या हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। और एक सवाल आज इसमें था आपका गृह विभाग का वैकेंसी को लेकर था। इससे पूर्व का जो वित्तीय वर्ष था 2022 या 23 का था, उसमें लगभग 1,40,000 के आसपास सिपाहियों की
मतलब बहाली लेने की के लिए वित्तीय बजट में वो प्रस्ताव था, और अभी वो घटकर 1 लाख के आसपास होगा, यानी 40,000 कम हो रहा है। जबकि अगर राज्य की संख्या बढ़ रही है, राज्य की आबादी बढ़ रही है, युवाओं की संख्या बढ़ रही है, और युवा जो होता है वो पहली प्राथमिकता झारखंड जैसे राज्य में, चूंकि गुरु जी भी कहते थे पेड़ चढ़ो उतरो और पुलिस की नौकरी ले लो, तो इस राज्य के युवा आज भी पुलिस की जो नौकरी है उसको एक लक्ष्य मानते हैं, और आप सीधे 40,000 घटा दिए जबकि आबादी बढ़ रही है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं हमें लगता है सरकार की मंशा साफ नहीं है। और हमारे गाँव में तो आज भी एक कहावत है कि गाँव में गिदर दुए चीजें टाका कमेबे, टणिया दौड़ के, न तो मटिया कोड़ के। तो टणिया दौड़ के उसका मतलब यही है, दौड़ के मतलब ग्राउंड में दौड़ के, खेत में दौड़ के पुलिस की नौकरी, तो उसमें भी कटौती की जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं है। धन्यवाद आप सभी के लोग स्वास्थ्य विभाग में बात रखें, कोई भी रिम्स के बारे में सही मतलब बात को जो है कमियां ही रखे। कोई भी वहां पे पेशेंट लोग जमीन में सोया हुआ मिलता है, बेड नहीं मिलता है समय पे, लोगों के इलाज सही समय पे नहीं हो पाता है, रिम्स के पास काफी जाम की स्थिति होता है, रिम्स में वेंटिलेटर का कमी है, वैसे विषयों पे बात रखने का काम किया है। और जो बेड जगह जगह स्वास्थ्य केंद्रों पे दिया गया है उस पे जांच का विषय है, उसमें कमिश्नर खोरी का ज्यादा विषय है, और सरजू राय जी भी उसको बात रखे हैं, टेंडर में गड़बड़ी है। और आज ऊर्जा विभाग का भी जो नगर क्षेत्र में हो या गांव क्षेत्र में हो, आज से 50 साल पहले 33,000 वोल्ट का बिजली पार हुआ है, लेकिन चेंज कहीं पे हो नहीं रहा। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है, उससे लोगों को करंट आ रहा है, कई जगह पे मरा भी मृत्यु हो चुका है। इसलिए ऊर्जा विभाग को भी उस पर काम करना चाहिए, अंडरग्राउंड बिजली का व्यवस्था किया जाए, बड़ा केबल के माध्यम से 33,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट को अंदर से पार किया जाए। यही विषय था। सभी को जोहार, धन्यवाद। इतना ही विषय था। और दूसरी बात है कि वहाँ आज स्वास्थ्य पे जो चर्चा थी और बजट में जिस तरह से दर्शाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बजट जिस तरह से दिखाया जा रहा है, हमारे कहने बहुत ही जरूरी चीजें हैं। ये स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है जो सबको चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर तबके लोगों की जरूरत वाली चीज है। तो इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, ना कि उसे मजाक बनानी चाहिए, लेकिन यहाँ मजाक बनाया जाता है। आप देखें कि किस तरह से मोटी एक बुक दिया जा रहा है, उसमें लंबी लिस्ट के साथ बताया जा रहा है कि हम इतना करोड़ का लागत से ये पास किए, वैसे किए, इतना एम्बुलेंस के साधन दिए, इतना इलाज हो रहा है, इतना अस्पतालों में विधि व्यवस्था है, जबकि आप सब भी अवगत हैं कि सरकारी अस्पतालों की क्या व्यवस्था है। सरकारी अगर अच्छी व्यवस्था होती तो आज हमारे माननीय वित्त मंत्री जी खुद प्राइवेट में इलाजरत है, मतलब इलाज हो रहा है, भगवान से कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन इसका उदाहरण है कि अगर रिम्स का यहाँ अच्छी व्यवस्था होती, सरकारी अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था होती, तो एक माननीय है, उनको क्या जरूरत है प्राइवेट में जाने के लिए। तो ये लोग तो खुद बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब तबके लोग हैं कहाँ जाएंगे? सरकारी अस्पतालों में ही जाएंगे। हमारे धनबाद की जो स्थिति है, आप लोग जाकर देखिए, लोग अस्पताल में जाते हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर सही तरीके से उपलब्ध नहीं है, और इलाज होता है तो बोला उसमें एक भी सही मशीन नहीं है। बोला जाता है बाहर से जाकर जांच करा के आइए, बाहर से दवा लेकर आइए, बाहर से एम्बुलेंस लेकर आइए। अरे भैया, तो फिर हम सरकारी में आने से हमें साधन क्या मिल रहा है, सुविधा क्या मिल रहा है? हम उस अस्पताल में खुद मतलब झेले हैं, 1 महीना रहे हैं, खुद हम विधायक जी का इलाज कराए हैं, और वहाँ ऐसी स्थिति है कि हम दवा और बेड के लिए चादर और खाना कुछ लोगों को खुद हम दे रहे थे, जबकि हमसे देखा नहीं जा रहा था। ऐसी हालत है। ये रिम्स की हालत हम खुद नजर से देखे हैं। आज देखिए आयुष्मान कार्ड से ये उदाहरण आज हम दिखाने के लिए लाए थे। हमारे क्षेत्र से दैनिक भास्कर में दिया गया है,
हमारे क्षेत्र से लोग विशेष करके हमको भेजे हैं कि मैडम आज स्वास्थ्य पे है, थोड़ा ध्यान में दिया जाए, कि दर्शाया जाता है कि हम इस पे अपना क्वेश्चन भी डाले थे। हमको बकायदा पूरे लिस्ट के साथ लिस्ट में आया था कि धनबाद जिले में 30 अस्पतालों से जोड़ा गया है। आप लोग खुद देखिए कि क्या हालत है। इसमें से 23 अस्पताल से 16 अस्पताल में से बंद कर दिया गया है आयुष्मान कार्ड से इलाज। एक बात बताइए, गरीब तबके के लिए यही माध्यम था, उसको भी बंद कर दिया गया है। जो बीच वाले लोग, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? और बोलते शिक्षा पे, और बोलते हैं जो प्रशासनिक विधि व्यवस्था क्या हालत है। आपसे भी छुपा नहीं है प्रशासन की क्या विधि व्यवस्था है। आप रात बिरात हमारी बच्चियां, हमारी भाई, हमारे व्यापारी, हमारे डॉक्टर, कोई सुरक्षित नहीं है। आप फोन कर लीजिए जल्दी से, आपका प्रशासन सुनने वाला नहीं है। जब तक 4 फटाक नहीं लगाइए, जब तक 4 बातें नहीं बोलिए, और खास करके आज के तो सरकार में जो बैठे, कभी नहीं सुनते, माननीय कभी नहीं सुनते हैं। जब माननीय सुरक्षित नहीं है, यहाँ तो हम आपको आपके सामने अपने बातों को रखे तो बार बार रखना हमको खुद अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारे कहने के मतलब कि झारखंड में जब माननीय पे गोली चला और हमारे कहने पे के बाद 15 दिन बाद FIR होता है, तो सोच सकते हैं कि आम पब्लिक का क्या दशा हो। मुझे दुख इस चीज का नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, हमको दुख है, इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि आम पब्लिक का क्या दशा होगा। इससे दर्शाता है यहाँ का विधि व्यवस्था। हमारे कहने के मतलब कि आप हजारों बजट उतार दीजिए, लेकिन जमीन पे नहीं उतारता है, जनता तक नहीं जाता है, धरातल पे नहीं उतारता है, तो बजट का कोई मायने नहीं जाता। अस्पताल में लाभ ले रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में वित्त मंत्री लाभ ले रहे हैं, सरकारी व्यवस्था का क्या? आप सरकारी व्यवस्था का आलम सहज समझ सकते हैं। आज सरकारी अस्पताल में वही जा रहे हैं जो सक्षम नहीं है, जो जरा भी सक्षम है, उनको सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं है। उनको पता है कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे, ऊपर वाले भगवान की कृपा से अगर बच के घर चले गए तो ठीक, और नहीं तो पार्थिव शरीर जाता है। और प्राइवेट में इलाज कराना इतना महंगा है, हम कोई से नहीं बोल रहे हैं, आम आदमी आप लोग कहीं चले जाइए प्राइवेट अस्पताल में, डेली 25,000 रुपया मिनिमम। हॉस्पिटल में रहिएगा तो 25,000 का बिल बना देगा, 10-15 दिन रह जाइएगा 8 लाख के बिल थमा देगा। इसलिए प्राइवेट आदमी तो इलाज करा ही नहीं, प्राइवेट में गरीब आदमी इलाज करा ही नहीं पाएगा। और चिकित्सा व्यवस्था सरकारी काफी, हम कह सकते हैं, बद से बदतर है। इसीलिए 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया है। अच्छा, इरफान अंसारी जी का डिग्री पे आपको सवाल उठाए हैं। नहीं, डिग्री पर तो हमको पता नहीं है भाई, क्या डिग्री का उनका कैसे है। लेकिन हम ही लोग के पार्टी के एक सदस्य ने बोला कि भाई यूक्रेन और रशिया लोग इसीलिए पढ़ने जाते हैं कि वहाँ से सर्टिफिकेट बिकता है, लेकिन हम तो देखे नहीं है। पैसा से मिलता है सर्टिफिकेट? अब भाई जैसा चर्चा है उस पर इरफान जी का भी कुछ बयान नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई जो भी बाहर के देशों से पढ़ के आएंगे उनको यहाँ MCI करना होगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक परीक्षा आयोजित करती है, उसमें आपको पास करना होगा, तब आप झारखंड में, इंडिया में आप डॉक्टर माने जाएंगे। लेकिन हमें लगता है MCI नहीं पास किए होंगे, इसलिए कह रहे होंगे कि भाई आप जाली डॉक्टर हैं। आप कहीं से पढ़ सकते हैं डॉक्टरी, लेकिन इंडिया में डॉक्टर की मान्यता आपको मिलेगी, आपको MCI करना होगा। अच्छा, एम्बुलेंस का मामला उठा रहे थे, आज भी एम्बुलेंस का मामला उठा 108। हम तो देखिए जो बोलते हैं सच बोलते हैं। हम बोले थे कि देखिए पासिंग वही बात आज फिर है। आज एम्बुलेंस के ड्राइवर सब हड़ताल पर हैं, एम्बुलेंस चलने की स्थिति में नहीं है, कोई उसका मेंटेनेंस का ध्यान नहीं है। ये सब नौबत है, वही पासिंग उसी को कह रहे हैं कि आज तो प्रूफ हो गया, पासिंग हो गया ना।